एक बात बताइए, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? अगर आपका हाथ फोन की तरफ जाता है तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग 79% लोग उठने के 15 मिनट के अंदर अपना फोन चेक करते हैं। और दिन में औसतन 150 बार। हम सब कहीं ना कहीं इन ऐप से बंधे हुए हैं। या या जैसा कि आज की हमारी किताब कहती है, हम हुक्ड हो चुके हैं। आज हमने रियाल की बहुत ही मशहूर किताब हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स पर बात करने वाले हैं। ये किताब इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे कुछ प्रोडक्ट्स हमारी आदत बन जाते हैं जबकि बाकी बस गायब हो जाते हैं। और इसके पीछे कोई किस्मत नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। बिल्कुल, ये कोई जादू नहीं है, ये पूरा मनोविज्ञान है। किताब एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क देती है, जिसे हुक मॉडल कहा जाता है। ये एक 4 कदमों का एक चक्र है जिसे कंपनियां इस्तेमाल करती हैं ताकि हम बार-बार उनके प्रोडक्ट पर वापस जाएं, और वो भी बिना महंगे विज्ञापनों पर एक पैसा खर्च किए। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गेमिंग, फिटनेस ऐप्स, न्यूज़ वेबसाइट्स, यहाँ तक कि आपकी ईमेल में भी मतलब यही मॉडल कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो चलिए इस मॉडल की गहराई में उतरते हैं। ये किताब असल में एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देती है ना? कि कुछ कंपनियां जो सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला कोड बनाती हैं, वो हमारे और आपके जैसे लाखों लोगों के दिमाग और आदतों को कैसे कंट्रोल कर लेती हैं। हाँ, और लेखक नीर इयाल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने गेमिंग और विज्ञापन इंडस्ट्री में काम करते हुए सालों तक यूजर के व्यवहार को समझा है और उसके बाद ये मॉडल तैयार किया है। इसका जो मेन आइडिया है वो बहुत सीधा है। आज की दुनिया में जो कंपनियां मजबूत यूजर आदतें बना लेती हैं, वो जीत जाते हैं। उनका प्रोडक्ट फर्स्ट माइंड बन जाता है। बिल्कुल। जैसे ही बोरियत महसूस होती है, हाथ अपने आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब की तरफ जाता है। हाँ। अकेलापन लगता है तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप खोल लेते हैं। कोई सवाल पूछना है तो गूगल। ये सब आदत का ही नतीजा है। ये कंपनियां सिर्फ एक सर्विस नहीं बेच रही, वो आपकी दिमागी रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं। तो फिर ये किताब है किसके लिए? पहली नजर में तो लगता है कि ये उद्यमियों के लिए है, प्रोडक्ट डिजाइनरों और मार्केटर्स के लिए गाइड बुक। और और ये है भी। हाँ, वो तो है, लेकिन मुझे लगता है इसका असली मूल्य हम जैसे आम यूजर्स के लिए है, हम सब के लिए। अच्छा। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ये प्रोडक्ट्स हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तो हम हमेशा इनके गुलाम बने रहेंगे। ये किताब आपको उन अदृश्य धागों को देखने में मदद करती है जिनसे आपकी आदतें बंधी हुई हैं। हाँ, ये ऐसा है जैसे कोई जादूगर आपको अपनी ट्रिक्स समझा रहा हो। एक बार जब आप राज जान जाते हैं तो आप पर उसका जादू उतना नहीं चलता। सही कहा। और जब आप ये समझ जाते हैं कि आप बिना सोचे समझे कोई ऐप क्यों खोल लेते हैं, तो आप उस पर नियंत्रण पाने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। और जैसा कि किताब में भी कहा गया है, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल अच्छी आदतें बनाने के लिए भी किया जा सकता है। निश्चित रूप से। सोचिए, हेल्थ और फिटनेस ऐप्स, वो इसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग रोज एक्सरसाइज करें। सही बात है। भाषा सिखाने वाले प्रोग्राम्स आपको हर दिन कुछ नए शब्द सीखने की आदत डालते हैं। ये एक तरह से व्यवहार बदलने का विज्ञान है, और इसे अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस प्लेबुक को खोलते हैं। इस हुक मॉडल में ऐसा क्या खास है? जैसा आपने बताया, ये एक 4 कदमों का चक्र है। हाँ। और इसकी शुरुआत होती है पहले कदम से, ट्रिगर। ट्रिगर। हाँ। ये उस चिंगारी की तरह है जो पूरे इंजन को स्टार्ट करती है। और ट्रिगर 2 तरह के होते हैं। ओके। पहला है बाहरी ट्रिगर, एक्सटर्नल ट्रिगर। ये बहुत सीधे साधे होते हैं। जैसे आपके फोन पर आया एक नोटिफिकेशन, एक दोस्त का मैसेज, एक ईमेल, या होम स्क्रीन पर ऐप का वो लाल रंग का आइकन, हाँ, वो लाल डॉट। हाँ, ये सब बाहरी ट्रिगर है। ये आपको सीधे सीधे बताते हैं, यहाँ क्लिक करो या मुझे खोलो। लेकिन असली खेल तो बाहरी ट्रिगर का नहीं है ना? किताब कहती है कि असली लक्ष्य है आंतरिक ट्रिगर, इंटरनल ट्रिगर बनाना। यही इस मॉडल का दिल है। आंतरिक ट्रिगर आपकी भावनाएं होती हैं, आपकी दिनचर्या, आपके विचार। हमारी भावनाएं। हाँ, बोरियत, अकेलापन, उलझन, अनिश्चितता, यहां तक कि तनाव भी। सफल कंपनियां क्या करती हैं? वो अपने प्रोडक्ट को इन भावनाओं के समाधान के तौर पर आपके दिमाग में बिठा देती हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे जब भी आपको बोरियत महसूस होती है, आपका दिमाग किसी बाहरी नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करता। वो भावना ही ट्रिगर बन जाती है। बिल्कुल। बोरियत की भावना इंस्टाग्राम खोलने का ट्रिगर बन जाती है। अनिश्चितता की भावना गूगल सर्च का ट्रिगर बन जाती है। ये एक सीखी हुई आदत है। तो एक बार जब ट्रिगर हमें ऐप की तरफ धकेल देता है, तो अगला कदम आता है एक्शन।
और यहाँ किताब एक ऐसी बात कहती है जो मेरे लिए एक आहा मोमेंट था। कि एक्शन को आसान बनाना उसे करने के लिए मोटिवेशन बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। किसी भी एक्शन के होने के लिए दो चीजें चाहिए, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन और क्षमता यानी एबिलिटी। आदत बनाने वाले प्रोडक्ट्स प्रेरणा बढ़ाने पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देते, वो एक्शन को इतना आसान बना देते हैं कि आपको सोचना ही ना पड़े। हाँ, जैसे सोशल मीडिया पर वो इन्फिनाइट स्क्रॉल, आपको कभी रुकना ही नहीं पड़ता, कोई अगला पेज बटन नहीं है, बस अंगूठा चलाते रहो। एकदम सही। या फिर Amazon का 1 क्लिक बाय, कोई एड्रेस नहीं भरना, कोई कार्ड डिटेल नहीं डालनी, बस एक क्लिक और काम हो गया। यही इसका सार है। जितना कम सोचना पड़े, जितनी कम मेहनत लगे, एक्शन होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो एक बार एक्शन हो गया, फिर लूप का तीसरा और सबसे मजेदार हिस्सा आता है, परिवर्तनीय इनाम, वेरिएबल रिवॉर्ड। ये कोई साधारण इनाम नहीं है ना? नहीं, और यही इस पूरे मॉडल का राज है। हाँ, क्योंकि एक तय इनाम, प्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड, वो तो बोरिंग होता है। जैसे हमें पता है कि फ्रिज का दरवाजा खोलने पर लाइट जलेगी। सही कहा। हम ये देखने के लिए बार बार फ्रिज नहीं खोलते। लेकिन अगर इनाम अप्रत्याशित हो तो हमारा दिमाग उत्साहित हो जाता है। तो ये एक तरह की स्लॉट मशीन जैसा है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये स्लॉट मशीन वाला ही प्रभाव है। लोग स्लॉट मशीन का लीवर इसलिए नहीं खींचते क्योंकि वे हर बार जीतते हैं, बल्कि इसलिए खींचते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि वे जीतेंगे या हारेंगे। यही अनिश्चितता हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है, जो हमें और ज्यादा खेलने के लिए मजबूर करती है। सोशल मीडिया फीड एक परफेक्ट डिजिटल स्लॉट मशीन है। हाँ, आप स्क्रॉल करते जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि अगली पोस्ट एक मजेदार मीम होगी या किसी दोस्त की फोटो या फिर कोई बोरिंग विज्ञापन। हाँ, ये तो मेरे ईमेल चेक करने जैसा है। 99% ईमेल फालतू होते हैं, लेकिन मैं उस 1% जरूरी या दिलचस्प ईमेल की उम्मीद में बार बार रिफ्रेश करती रहती हूँ। ये तो वाकई एक स्लॉट मशीन ही है। बिल्कुल। और किताब इन परिवर्तनीय इनामों को 3 श्रेणियों में बांटती है। पहला है कबीले का इनाम, रिवॉर्ड्स ऑफ द ट्राइब। कबीले का इनाम मतलब सामाजिक मान्यता, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स। हम सामाजिक प्राणी हैं और दूसरों से जुड़ाव और मान्यता महसूस करना हमारे लिए एक बहुत शक्तिशाली इनाम है। ओके, और दूसरा है शिकार का इनाम, रिवॉर्ड्स ऑफ द हंट। ये जानकारी या संसाधनों को खोजने से जुड़ा है। ट्विटर या पिंटरेस्ट फीड पर स्क्रॉल करना, ये इसका क्लासिक उदाहरण है। आप जानकारी के शिकार पर हैं और आपको नहीं पता कि आपको कौन सा खजाना मिल जाएगा। बिल्कुल। और तीसरा है स्वयं का इनाम, रिवॉर्ड्स ऑफ द सेल्फ। ये व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना से जुड़ा है, जैसे किसी वीडियो गेम में एक मुश्किल लेवल पार करना या अपने ईमेल इनबॉक्स को 0 पर लाना। हाँ, वो संतुष्टि। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों इनाम अक्सर एक साथ काम करते हैं। वाह, ये इनाम का कॉकटेल वाली बात तो कमाल की है। ठीक है, तो हमें ट्रिगर मिला, हमने एक्शन लिया और हमें एक इनाम भी मिल गया। यहाँ पर तो लूप खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन एक चौथा और आखिरी कदम भी है, निवेश। ये हिस्सा मुझे थोड़ा अजीब लगता है। इनाम मिलने के बाद कोई और मेहनत क्यों करेगा? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर यह मॉडल सच में जीनियस बन जाता है। निवेश वो चरण है जहां यूजर प्रोडक्ट में कुछ वापस लगाता है। वापस लगाता है? जैसे? थोड़ा सा समय, डेटा, मेहनत, कुछ भी। जब आप स्पॉटिफाई पर एक प्लेलिस्ट बनाते हैं, ट्विटर पर किसी को फॉलो करते हैं या फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल जानकारी भरते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट में निवेश कर रहे होते हैं। और इस निवेश का फायदा क्या होता है? इसके 2 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये अगली बार के लिए प्रोडक्ट को बेहतर और ज्यादा पर्सनलाइज्ड बनाता है। आपकी प्लेलिस्ट आपके मूड के हिसाब से तैयार हो जाती है। इसे स्टोर्ड वैल्यू कहते हैं ना? बिल्कुल। जितना ज्यादा आप निवेश करते हैं, प्रोडक्ट उतना ही मूल्यवान हो जाता है और उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल। और दूसरा, ये अगले ट्रिगर को लोड करता है। ये तो बहुत चालाकी से किया गया है। हाँ, जब आप व्हाट्सएप पर किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं, तो आप असल में भविष्य के लिए एक बाहरी ट्रिगर लोड कर रहे होते हैं। उनका जवाब आपके लिए एक नोटिफिकेशन बनेगा, जो मुझे वापस ऐप में खींच लाएगा। अरे वाह, अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। हाँ, इस तरह आप और दूसरे यूजर्स एक दूसरे को लूप में बनाए रखते हैं। तो जब हम इन चारों कदमों को एक साथ देखते हैं, ट्रिगर, एक्शन, परिवर्तनीय इनाम और निवेश, तो एक चक्र बन जाता है। और जितनी बार कोई इस चक्र से गुजरता है, आदत उतनी ही मजबूत होती जाती है। एकदम सही। और एक समय के बाद बाहरी ट्रिगर्स की जरूरत खत्म हो जाती है। आपकी भावनाएं ही आपको लूप में खींचने के लिए काफी होती हैं। और बस यही वो बिंदु है जहां एक प्रोडक्ट आपकी आदत बन जाता है। तो मूल संदेश ये है
कि हमारी आदतें अचानक नहीं बनती, उन्हें बहुत सावधानी से डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल। और यहीं पे वो नैतिक सवाल वापस आता है। अगर आपके पास लोगों के व्यवहार को इस तरह से आकार देने की शक्ति है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे हिसाब से। लेखक एक मैनिपुलेशन मैट्रिक्स पेश करते हैं। वो प्रोडक्ट बनाने वालों से खुद से सवाल पूछने को कहते हैं। क्या सवाल? क्या मैं खुद इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूं? और क्या ये प्रोडक्ट यूजर्स की जिंदगी को सच में बेहतर बनाता है? इसके आधार पर आप एक फैसिलिटेटर हो सकते हैं जो अच्छी चीज बना रहा है, या फिर एक डीलर जो सिर्फ यूजर्स का शोषण कर रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है। और ये लाइन बहुत धुंधली हो सकती है कि कब एक प्रोडक्ट मददगार होता है और कब वो एक हानिकारक लत बन जाता है। सही बात है। और ये सवाल सिर्फ बनाने वालों के लिए नहीं, हम यूजर्स के लिए भी है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये ऐप मुझे सेवा दे रहा है या मैं इस ऐप की सेवा कर रही हूं? बिल्कुल। और किताब इन शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने को प्रोत्साहित करती है। शायद अब अगला कदम सिर्फ आदत बनाने वाले प्रोडक्ट तैयार करना नहीं है, बल्कि ये सीखना भी है कि जो आदतें अब हमारे काम की नहीं रहीं, उनसे खुद को कैसे अनहुक किया जाए। हाँ। और इस पर सोचने के लिए एक आखिरी विचार ये है, अगर कंपनियां हमें हुक करने के लिए इतने स्मार्ट मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या हमें खुद को अनहुक करने के लिए उतने ही स्मार्ट तरीकों की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। क्या हम इसी मॉडल को उल्टा इस्तेमाल करके अपनी अनचाही डिजिटल आदतों को तोड़ सकते हैं? ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।